हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का जो जैव प्रक्रम में चला हुआ टॉपिक है उनसे पे आगे श्वसन पे। श्वसन होता क्या है, किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे हमने अभी हमारे मनुष्य में पोषण के बारे में किया था कि भाई किस प्रकार से मनुष्य में पोषण होता है, उसके बाद देख रहे हैं कि भाई जो पोषण लिया था तो देखो कि भाई जब हम पढ़ चुके पोषण के बारे में चर्चा कर चुके हैं तो जिन खाद्य पदार्थों का अंतग्रहण जो हमने ले लिया पोषण प्रक्रम के लिए होता है, तो कोशिका उनका उपयोग विभिन्न कोशिका क्या करेगी, उनका विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। क्या करेगी, वो ऊर्जा देगी। भोजन से हमें क्या मिल रहा था, ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन वो टूटती किस प्रकार से। तो देखिए जो अलग अलग जीव में विभिन्न विधि द्वारा, जैसे कुछ जीव अलग अलग तरीके से हो रहा है तो कुछ जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और ग्लूकोज को क्या कर देते हैं, पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में खंडित या विखंडित कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। जबकि कुछ जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं करते। इसमें तो ऑक्सीजन से ग्लूकोज को किस में तोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। लेकिन जो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहे इस अवस्था में क्या कर देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती, दूसरा पथ जो है हम आगे करेंगे। तो ये जो इधर आएगा फिर क्या कहता है, इन सभी अवस्थाओं का पहला चरण ग्लूकोज का 6 कार्बन। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ से बताने से पहले एक छोटी सी ये जो है अलग अलग पथ जो है उसको बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मेन है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन अणु है, 6 कार्बन अणु। और ये किसके अंदर हो रही है, कोशिका के द्रव में। कोशिका के द्रव में ये सारी प्रोसेस होगी। तो ग्लूकोज से पाइरुवेट 10 स्टेप्स में टूटता है। कितने में, 10 स्टेप्स में। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहना है ग्लूकोज से पाइरुवेट बन गया तो कितने कार्बन बच गए, 3 कार्बन बच गए और साथ के साथ ऊर्जा निकली। अब ऊर्जा निकल गई तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना। पाइरुवेट फिर से 3 तरीके से यूज हो रहा है, 3 स्टेजेस में जा रहा है। तो पहला क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन की कमी, अभाव है वहां पे। और तीसरा क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीसरे में क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किस में हो रही है, ईस्ट, जो क्या होती है यूनिसेलुलर फंजाई, बट फंजाई क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। इसने किस में तोड़ दिया, यानी पाइरुवेट को किस में तोड़ दिया इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में तोड़ देता है। ठीक है, ये कितने कार्बन अणु का बना दिया, 2 कार्बन अणु का बना देता है। ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल। ये हमारी कोशिकाओं में होता है। जब हम मान लो व्यायाम, योगा, एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि भाई हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण से ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। उसके कारण से वहां पे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है और ऊर्जा और कार्बन के 3 अणु निकल गए हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है, पावर हाउस, ऊर्जा घर भी कहा जाता है हमारे सेल का, कोशिका का। तो ये किस में तोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। इसके पास भी 3 कार्बन के अणु होते हैं। ये विभिन्न पथ थे किसके, ग्लूकोज के विखंडन के भी। जो ग्लूकोज था वो किस प्रकार से यूज हो रहा है, टूट रहा है 3 में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ये जो हमने सारा किया ना वो अभी इस बारे इन सभी को अब डिस्कस करते हैं। तो आप आई होप कि वहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कहता है इन सभी अवस्थाओं में देखो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाले हैं और वो किस में तोड़ दिया, 3 कार्बन के अणु किस में तोड़ देता है, पाइरुवेट में। किसमें, पाइरुवेट में तोड़ देता है, विखंडित है। तो ये किसके अंदर हो रही थी, कोशिका द्रव में हो रही थी। तत्पश्चात, यानी ये कोशिका द्रव में हो रही थी ना, तो ये क्या कह रहा है, तत्पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या हो जाता है, इथेनॉल और किस में टूटेगा, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ये किसमें, ईस्ट के अंदर हो रहा था जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी। ठीक है, ये किसमें हो रही है, ईस्ट में, किण्वन विधि द्वारा होती है। फर्मेंटेशन कह देते हैं, किण्वन को क्या कह देते हैं, फर्मेंटेशन। क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, इसलिए इसको जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसको क्या कहते हैं, अवावीय श्वसन। तो यहाँ पे श्वसन 2 प्रकार का मिलेगा हमें, वावीय और अवावीय। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला क्या कहलाएगा, अवावीय। और वावीय कौन सा कहलाएगा, यानी अ हटा दो, वावीय क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या कर देता है, पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो पाइरुवेट का विखंडन किसमें, ऑक्सीजन का उपयोग किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये क्या कर देता है, 3 कार्बन वाले पाइरुवेट को विखंडित करके 3 कार्बन के अणु में बदल देता है और दूसरा उत्पाद जल होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिल रही थी, 3 कार्बन के पास के साथ ये बना हुआ है।
तो ये किस में हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। आपको दो चीज के बारे में पता चल गया, वायवीय और अवायवीय के बारे में। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। उसकी उपेक्षा किस में? अवायवीय के मुकाबले में वायवीय में ज्यादा होता है। तो कभी कभी जब हम हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव, यानी तीसरा कौन सा आ गया हमारा? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो पाइरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। उसमें क्या हो जाएगा? 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और अचानक किसी क्रिया को हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने से क्रैम्प का कारण होता है। क्रैम्प मतलब फट जाना, कि भाई जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये डोले शोले बनते हैं ना, तो ऑक्सीजन के अभाव के कारण लैक्टिक अम्ल बना, जिसके कारण से मसल्स फटी और नई सेल्स की फॉर्मेशन कर देती है और आपकी मसल्स में ग्रोथ हो जाती है, मांसपेशियों में ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब ये कह रहा है देखो, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल में किसके रूप में ली जा रही है? एटीपी के द्वारा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या लिखोगे? एडिनोसाइन, ट्राई मीन्स 3, पी मीन्स फॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट के क्या है इसमें? ग्रुप्स है। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये क्या कर देते हैं? जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ रखा है, जो ऊर्जा घर में एटीपी ही यूज होती थी। तो एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। क्या हो जाती है? एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा बनेगी, जो कोशिका के अंदर होने वाली, कोशिका अंदर जो होती है उसको क्या कहते हैं? आंतररोशमी, रोशमी यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं का चलान करती है, यानी अंदर ऊर्जा को देती रहती है। तो देखिए, एटीपी था हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी टूट के एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट हो जाएगा और उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया। तो क्या बना दिया? एडीपी प्लस पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या बना दिया? एटीपी, एडीपी, एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। यानी इसके पास क्या है? एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, इसके पास 2 और इसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है। इस प्रकार से ये टूटता है। फिर आता है, क्योंकि वायवीय श्वसन पर ऑक्सीजन निर्भर करती है। वायवीय श्वसन पे क्या थी? ऑक्सीजन निर्भर करती है, अवायवीय पे ऑक्सीजन निर्भर नहीं करती है। अतः वायवीय जीवों के लिए निश्चित करना आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा सके। अब जो भी ऑक्सीजन लेते हैं उनके लिए क्या है? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जानी चाहिए। तो गैसों का आदान प्रदान आपने देखा था, पेड़ पौधों में क्या था? गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था ना। तो आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, दिन के समय में। और अंत कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं, जो अंदर के और कोशिका क्या कर देती है? कितना ऑक्सीजन लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में रहें। और ये इसका क्या काम कर रही है? अंत कोशिका का काम, कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा वायु के संपर्क में ले और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस विधि द्वारा होगा? विसरण, विसरण ज़्यादा से कम की तरफ वाले में, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वो कहाँ चली जाएगी? कम की तरफ। तो विसरण विधि यही होती है। तो ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु जा सकती है और विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करता है, कि पौधे को कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए या कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो छोड़ देगी। तो रात्रि के समय में कोई भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, एट द नाइट टाइम, रात्रि में क्या करेंगे? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और दिन के समय में क्या छोड़ेंगे? दिन के समय में क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। पौधे में दिन के समय में क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस। और रात को क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते क्या है? लेते कौन सी है? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और दिन के समय में क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं और लेते कौन सी है? दिन के समय में क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं और लेते कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ठीक है, देते तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड है, देते क्या है? ये रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते कौन से? ऑक्सीजन। और दिन के समय में क्या हो जाता है? ये दिन के समय में ये होता है कि भाई ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन छोड़ देंगे हमें और कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। लेकिन रात के समय में ये प्रोसेस उल्टी हो जाती है, कि क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ देंगे और लेंगे क्या? ऑक्सीजन, जैसे हम करते हैं।
तो यही कह रहा है कि भाई निर्भर करते हैं, देखो रात्रि के समय में जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती तो कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन के लिए विशेष आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। दिन के समय में क्या करें, देखो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। ये सभी क्या होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं। कुछ केसेस में क्या करते हैं, दिन रात, जैसे पीपल का हो गया, पीपल का पेड़ क्या करेगा, दिन हो चाहे रात हो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा हमें लगातार। ठीक है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकसित हुआ है। यानी अलग अलग अंग हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, फेफड़े हैं, किसी किसी में फिश में क्या है, गिल्स हैं, कोई अपनी त्वचा से भी कर रहे हैं, जैसे मेंढक हो गया। तो ये क्या कर देते हैं, उसमें फेफड़े भी होते हैं ना। तो जलीय स्थलीय जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। स्थलीय जो स्थल में रहने वाले जितने भी जानवर हो गए, हम हो गए खुद जो, परंतु जल में रहने वाले किसके द्वारा ले लेते हैं, जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है, जल में भी घुली होती है, मिट्टी में भी घुली होती है। तो देखिए अब अंतर देखते हैं जलीय जीव और स्थलीय जीव में। तो ये कह रहा है जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में कम होते हैं। क्योंकि देखो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा तो पूरी ज़्यादा है, लेकिन जल में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में घुली होती है। तो कमी कहाँ हुई, जल के अंदर, और हमारे पर्यावरण में क्या हुई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जलीय जीव की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। यानी कहने का मतलब जलीय जीव क्या करेंगे, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी लेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन हमारे किसके मुकाबले में, मनुष्य के मुकाबले में हम क्या कर देते हैं, 16 से 18 बार क्या करते हैं, श्वसन करते हैं 1 मिनट में। तो ये इसी प्रकार से मछली का बता रहे हैं, मछली अपने मुंह में जल लेती है और क्या करेगी, बलपूर्वक इसे गिल्स कहते हैं, क्लोम को तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में ले जाता है। यानी ऑक्सीजन कहाँ पे चला जाएगा, रुधिर में, और पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अब ये था जलीय जीव का। तो स्थलीय जीव क्या करेंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और विभिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है। तो अंग कौन कौन से हैं, कि सभी अंगों की एक रचना होती है, कि भाई सभी का अलग अलग काम है, जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन का बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। जैसे हम अपने नाक से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और नाक से क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जो हम अभी मनुष्य के श्वसन में करेंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, तो इसलिए ये इस सतह क्या होती है, मुलायम और पतली होती है, जो रक्षा करने के लिए शरीर के अंदर उपस्थित या अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु के आने के लिए कोई भी रास्ता होना चाहिए जहां ऑक्सीजन का अवशोषित हो और इस क्षेत्र से अंदर और बाहर जाने के लिए क्रियाविधि होती है। तो सब अब करेंगे मनुष्य में श्वसन किस प्रकार से होता है। अभी तक हमने देखा क्या, पायरुवेट जो हमने खाना खाया था, ग्लूकोज किस प्रकार से टूट रहा है। दूसरा क्या किया हमने, पौधे किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दिन में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। रात को क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। और दूसरा क्या किया, जलीय जीव और स्थलीय जीव में ऑक्सीजन कौन आसानी से ले सकता है, स्थलीय जीव। क्यों, क्योंकि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन कम घुला हुआ होता है। अब करें मनुष्य में श्वसन। श्वसन सांस कैसे लेते हो, कोई भी क्या करेंगे, सबसे पहले सांस को अपनी नाक से क्या करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है, हमारी छाती फूल जाती है। तो उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी कुपिकाएँ होती है, जो अभी पढ़ेंगे। तो फिर क्या हो जाता है, सांस, छाती फूलेगी, फिर क्या करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तो छाती क्या हो जाती है, नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो देखिए कौन कौन से इसमें पार्ट्स यूज हो रहे हैं। तो वायु शरीर के अंदर किसके द्वारा जा रही है, नासाद्वार के द्वारा जा रही है। किसके द्वारा, नासाद्वार के द्वारा। तो नासाद्वार क्या करेगी, वायु को अंदर ले जाएगी, और नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित, हमारे नाक में क्या होता है, महीन छोटे छोटे बाल्स होते हैं, जो क्या कर देते हैं, छानने का काम करते हैं। क्या करेंगे, धूल मिट्टी को अंदर नहीं जाने देंगे, जिससे शरीर में जाने वाली धूल मिट्टी तथा अन्य अशुद्धियां रहित होती है। ये छानने का काम कर देते हैं ये छोटे छोटे बाल। और क्या कह रहा है, इस मार्ग में श्लेष्मा की, अब ये जो श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है नाक में से निकलता है, बहता है, जब हमें जुकाम होता है तब ज़्यादा निकलता है, तो जो इस प्रक्रम में सहायता करती है। ये श्लेष्मा क्या करेगी, जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया उन सभी की एंट्री को रोक देती है।
इस प्रक्रम में सहायक होती है और जो क्या कर देते हैं, यहाँ से वायु कहाँ पे चली जाएगी, हमारे कंठ में। कहाँ पे, कंठ में। फिर कहाँ चली जाएगी, कंठ द्वारा फुफ्फुस से प्रभावित होती है। और कंठ में उपस्थि के वलय उपस्थित होते हैं। ये क्या है, बहुत सारे वलय, उपास्थि वलय, रिंग ऑफ कार्टिलेज कह देते हैं। बहुत सारे गोल 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 घूमे हुए हैं, जो सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपातित हो ना हो, कि भाई इसमें वायु जाने में कोई कठिनाई ना हो। तो देखो हमने नासाद्वार से हमने सांस से ले लिया, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, अंदर की तरफ लिया। ऑक्सीजन आई तो क्या है, मुख गुहा से हम खाना खाते थे। ग्रासिनी, ये क्या होता है, ग्रासनी श्वसन और पाचन वाली एक साथ मिलती है, तो श्वसन के टाइम में ये वाली खुलेगी ग्रासनी। कंठ क्या करती है, आवाज़ जो हम बोलते हैं कंठ के द्वारा ही साउंड निकलती है, ध्वनि निकलती है। श्वास नली ये होगी जहाँ से सांस जाएगी, और उपास्थि वलय ये बहुत सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में विभाजित होता है। इसको क्या कहते हैं, श्वासनी। क्या कहेंगे इसको, श्वासनी। दो हिस्सों में टूट चुके हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हिस्से, देखो ये 1 2 3 4 बहुत सारे ब्रांचेस में निकल गई ना, टहनियों में ऐसे निकल गया। श्वासनी के बाद क्या बन गया, श्वासनिका। क्या किस में चला गया, श्वासनिकाएं। फिर ये क्या बन गए, छोटे छोटे, ये आगे की तरफ गोल गोल से लग रहे हैं, जैसे फ्रूट्स लगे होते हैं। ये देखो अगर जूम करके देखें तो इस प्रकार से दिखेंगे। ये क्या हमारी कुपिकाएं हैं। ये बहुत सारी कुपिकाएं होती है जो गुब्बारे जैसी संरचना होती है। और डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है जब सांस लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फुफ्फुस, फेफड़ियाँ हो गई। और ये पसलियाँ 12 जोड़ों की होती है, 12 पेयर्स की। ठीक है, तो अब देखो यहाँ तक चला गया। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो रहा है। देखो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो रहा है, उसको क्या कह रहे थे हम, श्वासनिका। जो गुब्बारे जैसी संरचना, ये क्या है, गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, कुपिका कहते हैं। ये मेन बात है, कुपिका ही क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करती है। और इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर लेके जाती है और लेके आती है। यानी शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को इन कुपिकाओं में छोड़ देगी, और जब ऑक्सीजन लिया तब ये कुपिकाओं से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन को उन कुपिकाओं में, रुधिर वाले में छोड़ देती है। तो देखिए कुपिकाओं एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय, आदान प्रदान हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। इसकी दीवार पे क्या है, बहुत सारी रुधिर वाहिकाएं होती है, बहुत सारा जाल बना होता है, नेटवर्क, जो हम प्रारंभिक वर्ष में देख चुके हैं, कि वर्षों से देख चुके हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर की उठ जाती है, यानी छाती क्या हो जाती है, हमारे ऊपर की तरफ उठ जाती है। और ये जो डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है डायफ्राम। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, यानी चेस्ट का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। ठीक है, वायु कहाँ चली गई, हमारे फुफ्फुस के अंदर चली गई है, और विस्तृत कुपिकाओं में भर जाती है। ये जो गुब्बारे की तरफ फैल जाएंगे, और इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी। और फिर ऑक्सीजन को क्या ले लेंगे, रुधिर वाहिकाएं ले लेंगे। फिर क्या हो गया, शरीर के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है फिर दोबारा से इसमें भर देंगे, और हम श्वसन छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। आदान प्रदान लगातार होता रहता है। फिर क्या करेंगे, रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। पूरे शरीर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया और फिर इसके अंदर भर दिया। और कुपिका रुधिर वाहिकाओं का रुधिर ऑक्सीजन के शरीर के, और ये क्या करेगा, रुधिर से क्या हो जाएगा, शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अपशिष्ट आयतन बनाए रखते हैं, कि ये पूरी तरह से नहीं सिकुड़ती, थोड़ा बहुत इनका आयतन कम ज़्यादा बना के रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के विश्लेषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके, ताकि कितने मात्रा में ऑक्सीजन निकलनी है और कितनी मात्रा में हमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है और ऑक्सीजन लेनी है, ये सभी क्या होता है, बनी रहती है। जैसे जैसे जंतुओं का शरीर आकार, ये तो मानव का था, अब क्या करें, कुछ जैसे इससे भी बड़े जीव होते हैं, आकार बड़ा होता है तो केवल विसरण, गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा था, विसरण के द्वारा हो रहा था। लेकिन विसरण दाब सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। किसमें, जो बहुत ही बड़े बड़े जानवर होते हैं या जीव होते हैं, तो उसकी दक्षता कम हो जाती है, किसकी, विसरण की, कि वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचा सकते। तो ये क्या करें, फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन में जा लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिससे ऑक्सीजन की कमी है, कि भाई जो ऑक्सीजन की कमी को कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, उन ऊतकों के द्वारा वहां पे पहुंचा देगा। तो मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। तो हमारे शरीर में खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन,
जो क्या करता है, लाल रंग भी दे रहा है और ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 97% ऑक्सीजन को लेके जाती है ये कौन, हीमोग्लोबिन। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है, लाल रुधिर कणिकाओं RBC में उपस्थित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जल में से आता है और इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। तो जल के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फुफ्फुस से बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या था आपका श्वसन। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।